जाना ज्यादा कन्वीनियंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन इज फ्री फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन। तो इसलिए हमको पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस के पावर्स जो है उसका सही सही ऑनेस्टली यूज करके लेना चाहिए। ओके और किसी को अपना एक्सपीरियंस कोई कहना है, किसी को पुलिस ने एफआईआर नहीं ली या ली, ऐसे कोई एक्सपीरियंस होगा तो जरूर बोलिए। नाजिर साहब ने अभी एविडेंस एक्ट 76 का कुछ ये किया था, तो वो 76 सेक्शन क्या है, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच एनी पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट shall give that person on demand a copy of on payment of the legal fees together with a certificate written on the foot that this is true copy of that document। पब्लिक डॉक्यूमेंट का कॉपी देना चाहिए, ये मैंडेटरी है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर 76 में। लेकिन वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन किधर पिनल नहीं है, तो फिर हमको 166 में जाना पड़ेगा, वो एनसी मैटर है। तो आरटीआई के अंदर ये 76 एविडेंस एक्ट का हमको यूज करने का है, तो ये एनसी है, लेकिन कर सकते हैं, हमको पब्लिक डॉक्यूमेंट का कॉपी लेने का राइट है वो 76 में, तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी कोशिश करके आईपीसी और ऑफेंस रजिस्टर करने का, एनसी हो या कॉग्निजेबल हो, ऑफेंस रजिस्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। एनसी ऑफेंस को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 166 में 1 ईयर का पनिशमेंट है पब्लिक सर्वेंट के लिए। 1 ईयर पनिशमेंट इज बहुत बड़ा ये है पॉइंट है, उसका सर्विस जा सकता है उसके अंदर। तो 166 एनसी है, फिर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए, हमारे में से जो भी ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, कोशिश करना चाहिए। ओके तलेकर जी, आपने शायद कहा था कि भाई किसी को ये ऐसे टाइप के केस के डाउट है फाइलिंग के लिए कि भाई ये वर्थ वाइल क्या, कितना होगा ये पुलिस स्टेशन जाना और मेहनत करनी, तो आप उनको जरूर गाइड कर सकेंगे तलेकर जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल। और ये एफआईआर का फॉर्म जो है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एफआईआर कैसे लिखे। तो गूगल में सर्च किया 154 या 7 इंटीग्रेटेड फॉर्म्स, ऐसा सर्च किया तो पहला ही फॉर्म है 154 का, कंप्लेंट का फॉर्म है। उसमें खाली पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 12, इतना ही हमको फिल करने का है, बाकी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और वो फाइल हर एक कंप्यूटर में या मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो एफआईआर का फॉर्म सेम यूज कीजिए। एफआईआर लिखने के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम आता है, तो अभी ये फॉर्म यूज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और एक बॉम्बे का एक केस बताना चाहता हूं मैं आखिरी में। बॉम्बे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एफआईआर नहीं लिया पुलिस इंस्पेक्टर ने, एसीपी ने, डीसीपी ने नहीं लिया, तो हाईकोर्ट ने वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया हुआ है। ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। वो टाइटल बताता हूं मैं, सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये टाइटल है उस केस का। उसका डेट है 16 जनवरी 2004, बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। तो उसमें कमिश्नर को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करे, क्योंकि उसने एफआईआर रजिस्टर करने में किया नहीं है, रिफ्यूज किया है। तो ये कोई भी केस के लिए पुलिस अगर रिफ्यूज करती है तो ये जजमेंट हमको काम आएगा। इसका भी जरा आप लोग सब स्टडी कर सकते हैं अच्छा, और यूज भी कर सकते हैं। और दूसरा, कोई ऊपर सीनियर ऑफिसर या कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी एफआईआर करने का अगर कोई ओकेजन आता है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है, 2015 का है। उसमें क्या लिखा है, नो वन इज अबव द लॉ। तो किसके भी ऊपर आप एफआईआर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कानून सबके लिए सेम है। चलो ओके, और किसी को प्रॉब्लम है तो कभी भी पूछ सकते हैं।
अपन आज की चर्चा का जो टॉपिक था वो था कि एफआईआर अगर आरटीआई के कंसर्न में और 76 इंडियन एविडेंस एक्ट के कंसर्न में कैसे किया जाए। हालांकि बहुत माइन्यूटली मैंने पिछले वेबिनार में कहने की कोशिश की और इसमें भी अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक्ट की ही अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन सेक्शन 19 को पढ़ें आरटीआई एक्ट को, तो 19(1) को अगर बहुत जिस्ट के तौर पर पढ़ें तो वो ये है कि पीआईओ के निर्णय से अगर आप अग्रीव्ड हैं या अनिर्णय, यानी या तो उसने डिसीजन किया ही नहीं यानी सेक्शन 7(2), तो ये मान लेंगे कि उसने आवेदन आपका एप्लीकेशन जो खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया। तो आप इस तरह की कंडीशन में फर्स्ट अपील जो है वो दायर करेंगे, फाइल करेंगे। और 19(5) ये प्रोवाइड करता है कि एसपीआईओ ये एक्सप्लेन करेगा अपील के लेवल पर कि उसने आपकी एप्लीकेशन को क्यों खारिज किया था, ये क्यों डिसमिस किया था। सिचुएशन ये रेज होती है कि वो आया या नहीं आया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने बुलाया तो नहीं आया, तो यहाँ आकर ये क्रिमिनल एक्शन उसके खिलाफ अपने आप आ जाएगा। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बावजूद उसने तो भी आईसीसी को इन्वोक करेगा। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर, क्योंकि कोड जो है वो अपने आप में बहुत क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि इन जनरल केसेस जहां थर्ड पार्टी कंसर्न नहीं है तो वहां 30 डेज में फर्स्ट अपील डिसाइड की जाएगी। जहां थर्ड पार्टी का कंसर्न हो वहां 45 डेज में चाइल्ड डिसाइड मतलब करना है। तो ऐसा हर एक जहां फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कोई भी डिसीजन 45 डेज में नहीं दिया, वहां फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और एसपीआईओ दोनों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाया जाना बिल्कुल लॉफुल है। कहीं कोई रास्ता आपको नहीं रोकता। सेक्शन 21 आरटीआई एक्ट को अगर अपन बहुत सरल और भाषा में समझने की कोशिश करें तो केवल तब तक पीआईओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और इवन सेकंड अपीलेट अथॉरिटी तब तक महफूज है, तब तक सेफ है लॉ से, जब तक वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। और जब गुड फेथ नहीं होता तो एक्ट अपने आप में कह रहा है कि केवल सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए उनको प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन जहां आपके साथ मेलाफाइड इंटेंशन अगले का प्रूव हो रहा है तो वहां ये एक्ट आपको सेक्शन 21 हो जाती है, यानी आपके खिलाफ कोर्ट फाइल करते हैं। सेम सेक्शन 23 की अगर हम बात करें, सेक्शन 23 ये प्रोवाइड करता है कि मैं बहुत क्लियर मेंशन करूं, डिस्पोजल में और ऑर्डर में फर्क है। किसी भी आदेश को केवल आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्पोजल को तो आप चैलेंज दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। आदेश हमेशा सीनियर ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, यानी आरटीआई के केस में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पीआईओ को आदेश देगा या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी पीआईओ और एसपीआईओ या सीपीआईओ को आदेश देता है। जहां आपका आवेदन डिस्पोज हो रहा है वहां आवेदन आपका एप्लीकेशन डिस्पोज करते समय जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिस्पोजल रिपोर्ट बना रहा है या आपको जो जवाब भेज रहा है वो ऑर्डर नहीं है, यानी सेक्शन 23 तो इस केस में यहाँ आएगा नहीं। अब सवाल ये है कि वो मेलाफाइड है, जस्टिफाइड है या मेलाफाइड है, ये आपको थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। तो एक बहुत सरल तरीके से के सर ने उसको एक्सप्लेन किया और मैं आपको एक छोटी सी चीज उसको फिर से अगर कहें कि मैं उसमें से ही निकाल के फिर से उसको एलेबोरेट कर रहा हूं तो वो इतनी सी है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है। जवाब आपने पर्टिकुलर क्लॉज के साथ पर्टिकुलर डिनाइल के लिए सेक्शन आपने कोट किया, जजमेंट कोट किया, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अपील के लेवल पर जहां बिल्कुल वेगी कि आपका आवेदन जो है वो सूचना देना मैं आवश्यक नहीं समझता, मैं खारिज करता हूं, या बिल्कुल ही वो कोई जवाब नहीं दे और फर्स्ट अपील के लेवल के डिस्पोज होने तक भी कोई एक्सप्लेनेशन आप तक नहीं पहुंचे, तो वहां मैं ये मानता हूं कि वहां सेकंड अपील दायर नहीं हो सकती। देखिए, सभी साथी आरटीआई एक्ट को जानते हैं। थोड़ा बहुत जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो ये है कि सेक्शन 19(3) अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां 19(1) के डिसीजन में और 19(2) यानी थर्ड पार्टी ने भी अगर अपील की हो तो 19(1) और 2 के डिसीजन से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप सेकंड अपील को फाइल करेंगे। लेकिन जहां फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आपके फेवर में है और उसके बाद वो पीआईओ उसको नहीं मान रहा है तो वहां सेकंड अपील के बजाय आपको 2 रेमेडी हासिल होती हैं। सेक्शन 18 में कंप्लेंट करना सिविल रेमेडी के लिए और
आपके साथ वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ है और लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो वहां क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट दर्ज करके, और तीसरी रेमेडी उसके खिलाफ ऑफिशियल जो उसका सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। उसको सिविल पेनल्टी के लिए सेक्शन 18 इन्वोक हो जाएगी, उसको सर्विस रूल्स के वायलेशन के लिए उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, और क्रिमिनल केस जो है उसकी रेमेडी भी आपको हासिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइमली कई डिसीजन में इस चीज को क्लियर किया है कि आपको एक से अधिक एक्ट्स में या लॉ में अगर रेमेडी हासिल होती है तो आपकी मर्जी है कि आप उनमें से एक रेमेडी लें, 2 रेमेडी लें, या जितनी अवेलेबल हैं वो सारी रेमेडी आप अवेल करें। मैं उसको इसलिए समझाता हूं कि कई सारे लोग जो सेक्शन 76 पर अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान में हमने उसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अवॉइड करवाया है कि हमने डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी और हमें कॉपी नहीं मिली है, तो हमने उसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करके और वो डॉक्यूमेंट भी लिए हैं, और डॉक्यूमेंट लेने के साथ उनको पेनलाइज भी कराया है और कंपनसेशन भी लिया है। यानी ये आपका एक सिविल रेमेडी है जो आप कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म या कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। अब कई लोग ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि 76 IEA में एप्लीकेशन आपने फाइल किया और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो आप क्या सिर्फ कंज्यूमर केस दायर कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते? तो मैं यहाँ बहुत आपको तीनों रास्ते क्लियर कर देता हूँ। जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसकी सेक्शन 100 ये प्रोवाइड करती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी अदर लॉ में कोई भी रेमेडी हासिल है उसके एडिशन में है। यानी वो ये नहीं रोकता कि आप बाकी सारी रेमेडी नहीं ले सकते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये समझ लें कि पैरेलल चलने वाली एक एक्स्ट्रा रेमेडी है जो आप लेना चाहें या ना लेना चाहे आपकी मर्जी। सवाल ये है कि आपको अगर उसने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप निरीक्षण का अधिकार नहीं रखते और आप इसको इसलिए आपका आवेदन मैंने खारिज किया है, सवाल ये उठता है कि उसने आपके एप्लीकेशन को इस बेस पर रिजेक्ट किया कि सेक्शन 76 की डेफिनेशन में ये है कि क्या आप उसे देखने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है ये प्रूव करने के लिए कि मैं इसको देखने का हक रखता हूं। बाकी एक मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूं। भारत के किसी भी कानून से अगर आप ये एस्टेब्लिश कर दें कि मैं इस रिकॉर्ड को देखने का राइट रखता हूं, तो फिर सेक्शन 76 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपको वो डॉक्यूमेंट देने पड़े। मैं बहुत सरल बात आपको बताऊं कि आपके पास आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एक जजमेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल है उसके सर्विस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। यानी भारत के एक कानून के अंतर्गत एक आम नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वो उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये कानूनन एस्टेब्लिश्ड बात है कि उसको पब्लिक देख सकती है। तो अगर आप इसकी कॉपी, कोई तीसरा आदमी भी अगर उसकी कॉपी मांगेगा और उस डिसीजन की कॉपी लगा दे कि साहब फला नागरिक को ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं और मैं भी उसी की तरह एक आम नागरिक हूं और इसलिए मुझे सेक्शन 76 में इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट देने चाहिए, तो आपको वो डॉक्यूमेंट उसे देने पड़ेंगे। यानी आपको सिविल कोर्ट जाने का आपका रास्ता बच जाएगा। कहीं भी कोई भी जजमेंट इस देश की आप जिस स्टेट में है उसकी हाई कोर्ट्स का, इंफॉर्मेशन कमीशन का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी नजीर जिसमें ये डिसाइड किया हुआ हो कि इस तरह के नेचर के डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं या वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। यानी जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं मैं, सिविल जो फाइल्स होती हैं उनको डॉक्यूमेंट की नकल लेने का अधिकार आपको न्यायालय भी नहीं देता, लेकिन क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 376 यानी रेप के मामले, छेड़छाड़ के मामले, पॉक्सो एक्ट के मामले या 124A के मामले या NSA के मामले, इनके अलावा जो जनरल क्रिमिनल केसेस हैं उनके बारे में एक बड़ी कीमती नजीर है, मैं बार बार उसको कोट करता रहता हूँ। अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2016 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बड़ी खूबसूरती से इस चीज को डिसाइड किया कि जो ऑफेंस है
वो पर्टिकुलर किसी एक आदमी के अगेंस्ट किया गया रॉन्ग नहीं है, बल्कि टोटल सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया रॉन्गफुल डीड है। तो जब कंप्लीट सोसाइटी के अगेंस्ट कोई चीज एविल है, तो उसके खिलाफ कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है, क्रिमिनल केस दर्ज कर सकता है। इसको कानून की भाषा में लॉकस स्टैंडाई बोलते हैं, यानी कोर्ट में जाने का अधिकार कौन रखेगा। यानी क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड आम आदमी किसी भी कोर्ट से कॉपी ले सकता है, चाहे वो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी है या नहीं। यानी 76 में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा और वो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल का भाग है, तो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि सर मैं इस डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट से मांगूं तो कोर्ट मुझे दे देगी, यानी मुझे देखने का अधिकार है। तो ये दूसरी रेमेडी हुई, यानी सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे किसी नजीर से भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो लॉ का इंस्ट्रक्शन है कि जिस डॉक्यूमेंट को एक आम नागरिक देख सकता है उसको कॉपी भी ले सकता है, और जब वो इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ को नहीं मानता तो केस सर ने जो एक्सप्लेन किया आपको, 166 कैपिटल ए भी यहाँ आ जाएगी, और वहां सेक्शन 188 यानी विधि के किसी विधान का उल्लंघन करना भी अपने आप में अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके चलते क्योंकि आपको दुख हुआ या आपको एक एक्स्ट्रा लेटर लिखना पड़ा, मैं कोर्ट में एक दिन किसी केस में आर्ग्यू किया, तो मुझे कोर्ट ने ये पूछा कि आपने डॉक्यूमेंट मांगे, आपको नहीं मिला और आप कोर्ट आ गए, तो आपका इसमें नुकसान क्या हुआ। तो मेरा बहुत हम्बल सबमिशन था कि सर मुझे जो नुकसान हुआ ना, उसका कॉन्क्रीट एविडेंस इस फाइल के पेज नंबर 1 पर अवेलेबल है। तो मैंने कहा काइंडली आप इसको टर्न ओवर करें। तो उन्होंने उसको मोड़ते ही फर्स्ट पेज को कहा कि इसमें कहाँ है। तो मैंने कहा सर इसके ऊपर कोर्ट फीस लगी है, 50 रुपया मैंने खर्च किया है कोर्ट को पे करने के लिए कि ये मेरा परिवार सुना जाए। अगर ये मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाते और अपने ऑफिसर जो है उसका इन्होंने ऑर्डर माना होता फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का, तो ये 50 रुपए की डाक टिकट मुझे जेब से खर्च नहीं करनी पड़ती, ना कोर्ट में इस फाइल को टाइप करके पेश करना पड़ता, और ना ये कोर्ट तक फाइल आती, और ना इस वक्त आप जुडिशरी का अब तक मैं जो 7 मिनट लिया है, ये 7 मिनट भी जुडिशरी का बर्बाद नहीं होता। तो न केवल मुझे इनकी वजह से हानि हुई है, बल्कि इस कोर्ट का यानी जुडिशरी का टाइम भी बर्बाद हो रहा है। तो ये सारी चीजें इनको सेक्शन 420 के एम्बिट में लाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड रेज करती हैं। कोर्ट ने हमारा जो सबमिशन था उसको अप्रिशिएट किया, और ये चीजें जो है वो अभी 16 तारीख वाले ऑर्डर के लिए ही है। तो यहाँ जो सेक्शन 76 एविडेंस है उसमें आपको ये अगर ये कहें कि बॉटम लाइन पर हैं, तो ये 3 रेमेडी आप यहाँ ले सकते हैं। क्योंकि सिविल केसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जहां कहीं आपके पास कोई साइटेशन, कोई केस रेफरेंस अवेलेबल है, जहां आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसके नेचर के डॉक्यूमेंट भारत के किसी भी नागरिक को दिए गए हैं, तो आप सिर्फ उस एक नजीर के चलते ही उस अथॉरिटी को ले सकते हैं। देखिए बड़ी 76 इंडियन एविडेंस एक्ट में बड़ी एक और ब्यूटीफुल चीज है कि सारे स्टेट में आरटीआई एक्ट में जहां पीआईओ अपॉइंट हैं, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट हैं, और उसके बाद सेकंड एपेलेट अथॉरिटी हैं, ये जो चैनल चलते हैं, 76 एविडेंस एक्ट में एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, आप आवेदन उसे देंगे। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि भारत के किसी भी थाने में आप सीधे आरटीआई आवेदन नहीं दे सकते, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी थाने में सेक्शन 76 आईए का एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कानून उसका जवाब पॉजिटिव में देता है कि बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्योंकि कस्टडी में जितनी फाइलें हैं उसकी कॉपी आप उसी से मांगेंगे। बहुत छोटी सी बात है, उसके लिए उसका गैजेटेड होना जरूरी नहीं है, और अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में जो डॉक्यूमेंट है वही उसकी कॉपी देगा। तो ना उसमें 6(3) का कोई ट्रांसफर के कोई उसमें कोई प्रोविजन है, तो उसका अगर डूज और डोंट्स दोनों देखें या उसका गुड और बैड दोनों देखें, तो यह है कि आप गलत जगह आवेदन नहीं लगा सकते। आपको पर्टिकुलर ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट इस कंसर्न्ड ऑफिस में अवेलेबल है, आप उसकी जो सर्वोच्च अथॉरिटी है आप उसे आवेदन दे सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं वो उस वक्त उसके इंचार्ज होते हैं, तो आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज रही। और दूसरा, आरटीआई में जहां एप्लीकेशन डिस्पोज करने के लिए 30 डेज है,
और उसके बाद अगर वो नहीं मिलता तो फिर फर्स्ट अपील के लिए आपको 30 डेज, और इनकेस थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर एडिशनल 15 डेज, यानी 65 डेज तो आपको फर्स्ट अपील के लेवल तक वेट करना पड़ता है। और उसके बाद आप सेकंड अपील दायर करेंगे, फिर उसके नोटिस आना, जब तक ये इतना लंबा चलेगा तब तक तो 76 में आप कंज्यूमर फोरम में इसको आराम से डिस्पोज करवा सकते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में मैं कहूँ कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो ट्रेंड है वो ये है, कंज्यूमर फोरम में आप परिवाद दायर करें, एडमिट हो जाएगा, एडमिट होने के साथ ही नोटिस जारी हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेल्ड किया हुआ है कि 45 डेज से ज्यादा का टाइम सामने वाली पार्टी को रिस्पॉन्स देने के लिए या उसका जवाब देने के लिए इससे ज्यादा टाइम उसको नहीं मिल सकता। तो यानी जिस दिन नोटिस इशू होकर उसको मिल गया, तामील हो गई, उसके 45 डेज में वो अपना जवाब दाखिल करेगा कि इस मामले में मैंने जो सर्विस में लैक्यूना क्यों किया, या मेरी सर्विस इसमें कम क्यों, डेप्रिसिएशन इन सर्विस क्यों रहा। और उसके बाद आपका एविडेंस का एफिडेविट लगता है और सीधी उसमें आर्ग्यूमेंट होती है। तो ये चीजें काफी फास्ट हैं, आप उसमें डेट ना लेवें और सीधा ही जब उसका जवाब आता है तो जवाब की आप कॉपी दें और अगली डेट पर आप अपना साक्ष्य का शपथ पत्र दें और सीधा उसको आर्ग्यूमेंट के लिए लगा लें। तो अगर ठीक से चलेंगे तो 12 महीने में इस केस को बहुत आसानी से आप डिस्पोज करवा सकते हैं। तो कहीं ज्यादा फास्ट है। दूसरा, आरटीआई एक्ट में जहां पेनल्टी होती है वो पेनल्टी राजकोष में जमा होती है, ट्रेजरी में जमा होती है, आपके हाथ कुछ नहीं आता। हालांकि एक्ट ये कहता है कि आपको वे नुकसान को भी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी शैल कीप इन माइंड, पर वो नहीं रख रहे हैं। यानी आपको फर्स्ट अपील का पैसा लगा, सेकंड अपील का पैसा लगा, आप वहां गए, आपने एडवोकेट किया ना किया, बहुत सारा खर्चा आपका लगा, उसके बाद आपको मिला क्या, इंफॉर्मेशन मिली, पेनलाइज हुआ, राजकोष में चला गया, तो आपके पैसे का नुकसान हुआ, उसका क्या। लेकिन सेक्शन 76 आई में कंज्यूमर फोरम अवार्ड करता है तो पेनलाइज करता है, वो ट्रेजरी में चला जाता है, और जो आपको कंपनसेशन और जो कानूनी हो जाता है वो आपको निजी तौर पे आपको मिलता है। तो इस तरह से तो थोड़ा ज्यादा मुफीद है। आप, ये आपकी चॉइस है कि आप उसमें से कौन सा करना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट और कर दूं कि इसका ही छोटा भाई और है। जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जैसे एसडीएम कोर्ट है या तहसीलदार कोर्ट है, तहसीलदार है, इनमें रेवेन्यू जो डिस्पोज करते हैं राजस्थान में, वहाँ कोपिंग एक्ट है। तो वो कोपिंग एक्ट में भी अगर आपको टाइमली नहीं मिलता तो आप कंज्यूमर फोरम में ला सकते हैं। कोर्ट में भी कोपिंग एक्ट चलता है। कोर्ट में आपने नकल आवेदन दिया, आपको नहीं मिला, तो आप कोर्ट के जो कंसर्न नकल इंचार्ज हैं आप उनके खिलाफ भी कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज रूल्स बने हुए हैं, उसमें कॉपी लेने का आपको अधिकार दिया गया है, और वो उससे भी ज्यादा तेज है, 76 आईए से भी तेज है कि 5 रुपया दिया राजस्थान में तो आपको देगा 4 दिन में, 10 रुपया दिया तो आपको तुरंत, यानी आपका एप्लीकेशन देते ही उसकी जिम्मेदारी है कि वो सेम डे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट दे। तो ऐसा आपके स्टेट में भी अगर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो पंचायती राज में तो ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट हैं उनमें रूल्स बने हुए हैं। तो राजस्थान जैसे ही रूल्स जो है सिमिलर, उसका नंबर आगे पीछे है, लेकिन आपको पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनमें उसको मिल जाएगा। जो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, इवन डीएम का ऑफिस जो है, उनमें आपको कोपिंग एक्ट उस पर लागू होता है, तो आप वहां ले सकते हैं। और जहां आप कुछ नहीं जानते तो मास्टर स्ट्रोक की तरह 76 आईए जो है वो आपके सामने अवेलेबल है, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि उसमें आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ सकता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट रखते हैं। धन्यवाद जहांगीर जी। हाँ जहांगीर जी, किसी को सवाल करना था? हेलो पंडित जी। हाँ पंडित जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए पंडित जी। हाँ बोलिए जी, नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए जी सर। हाँ सर, मेरे 3 क्वेश्चन थे। एक 76 से संबंधित है, 2 आरटीआई से संबंधित है। वैसे तो क्लैरिटी काफी मिल गई है, बट मेरे जो क्वेश्चन थे वो मैं रख देता हूँ वापस से। एक सर, मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी और एक ही लिफाफे में मैंने 2 आवेदन रख के भेजे थे पीआईओ के पास। ठीक है। तो सर उसमें से मेरे को एक में रिप्लाई आया, मतलब उसमें 6/3 का इंटीमेशन आया मेरे को कि आपका आवेदन हमने नीचे भेज दिया है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर को। एक्चुअली मैंने डीओ को लगाई थी, तो उसने बीओ को नीचे भेज दिया। ठीक और है, दूसरे का हाँ, हाँ दूसरे का क्या हुआ?
इंटीमेशन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने फर्स्ट अपील लगाई आफ्टर, मतलब 40 डेज लगाई, 5-7 दिन मैंने एक्स्ट्रा भी काउंट कर लिए कि हो सकता है लेटर उनके पास पहुंचा हो, तब से काउंट कर रहे हो अपने 30 डेज। तो मैंने वो टाइम भी लगा के मैंने फर्स्ट अपील डाली। वो वहीं से फर्स्ट अपील करेंगे। डालने के बाद मेरे लॉफुल को, बात भी वही है, लॉफुल बात भी वही है कि जिस दिन एप्लीकेशन ऑफिस में पहुंचती है वो फर्स्ट डे काउंट होगा। ओके ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने फिर सही भेजा। तो सर फिर मैंने जब फर्स्ट अपील का लगाई तो वहां से फिर इंटीमेशन आया कि इस तारीख को आपका जो है फर्स्ट अपीलेट हियरिंग है। तो सर एक्चुअल में 11 जुलाई को हियरिंग थी और लेटर मेरे को मिला 20 तारीख को, 20 जुलाई को, यानी कि जिस दिन हियरिंग थी उसके 9 या 10 दिन बाद। सिंपल क्वेश्चन आप इंक्वायर कर लूं मैं, आपको लेटर बाद में मिला क्या? रजिस्टर्ड डाक से आया है? हाँ सर, डाक से आया था बाई पोस्ट। डाक पे नंबर लिखे हैं, ट्रैकिंग नंबर आर राजस्थान में होते हैं आपके? कोई कंसर्न बिल्कुल सर लिखा है, ट्रैक किया मैंने, कब का डिस्पैच स्क्रीनशॉट भी किया ले हुआ है? रखा है। कब का डिस्पैच किया हुआ है? सर वो 5 तारीख को डिस्पैच किया था, मेरे को 20 को मिला है। 20 को मिला, और हियरिंग कब थी? 11 तारीख को सर। ये रजिस्टर्ड डाक इतनी लेट तो नहीं होनी चाहिए थी। सर पता नहीं 15 दिन के बाद वो मिला है, और उसमें जो है बस यही हुआ है सर, मैंने देखा है। और मैं खुद ये सोच के हैरान हूँ कि 15 दिन बाद कैसे ये डिलीवरी इसकी हो सकती है, लेकिन 15 दिन बाद मिला। रजिस्टर्ड डाक जो है ना, जी जी, उसके रूल्स हैं कि वो 7 डेज में भारत के किसी भी कोने में डिलीवर होनी चाहिए। सर मेरे को इस रूल का आइडिया नहीं है। केवल आर्मी की यानी आर्मड फोर्सेस की डाक जो है वो डिले हो सकती है, और स्पीड पोस्ट जो है वो 72 घंटे में केवल डिफेंस के अलावा देश के किसी भी कोने में डिलीवर होनी चाहिए। और अगर आपकी डाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 15 दिन डिले है तो आरटीआई से तो कंसर्न नहीं है, लेकिन जो पोस्टल डिपार्टमेंट है आप उससे कंज्यूमर फॉर्म में इशू जरूर कर सकते हैं। ये उनकी डेफिशिएंसी इन सर्विस। मैं भले ही सर मैं रिसिपिएंट हूं तो भी मैं कंज्यूमर फॉर्म में जा सकता हूं? अरे सर, एक सिंपल बात ये है कि वो डाक आपको मिली, आपको उसके चलते नुकसान हुआ जी, आपको उसके चलते नुकसान हुआ है ना? जी जी हाँ बिल्कुल। तो आप उसकी पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी। ओके ओके ओके, सही है। अफेक्टेड पार्टी में हूं तो उस हिसाब से मैं जा सकता हूं। ठीक है सर, ये चीज है, ये भी ओके। कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है ना मित्र, कंज्यूमर जो डेफिनेशन है ना वो सेक्शन 2 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको आप थोड़ा पढ़ें। सॉरी 2 और 34 पढ़ लें आप। सब आरटीआई यूजर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कुछ डेप्थ में थोड़ा सा नहीं पढ़ते। कंज्यूमर हर वो आदमी है जो किसी भी सर्विस को कंप्लीटली या पार्शियली उसको कंज्यूम करता है। यानी डाक मैंने आपको भेजी, हाँ हाँ, और आपको मिलनी चाहिए, तो आपको अगर वो डाक मिलने से कोई भी चीज आपका काम रुकता है तो आप उस सर्विस को कंज्यूम करने वाले हैं। सर इसमें अब मैं पोस्ट ऑफिस में किस अधिकारी को जो है मैं नोटिस भेजूं? नोटिस क्यों भेजना चाह रहे हैं? कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके ओके, इसमें सीधा केस कर सकते हैं। आपको indiapost.gov.in करके साइट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में टैब्स हैं, उन टैब्स में आप कंप्लेंट देखें और सीधा कंप्लेंट दर्ज करें इस बारे में पहले। ठीक ठीक, वो वहां पड़ा है। ठीक है सर, मैं ये भी करूंगा। तो सर उसमें क्या हुआ कि फिर मेरे को वहां से इंफॉर्मेशन मिली जो कि इनकम्प्लीट थी, लेकिन फर्स्ट अपीलेट मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा फैक्चुअल मैट्रिक्स ना डालें, केवल कानूनी जो आपको बिंदु फंस गया वो छोड़ें कि वहां। हाँ नहीं सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेलिवेंट है सर। अपील डालने के बाद एक तो लेटर रिसीव हुई, दूसरा ये कि अपील का ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन उस अपील में अपील के बाद में जो है मेरे को पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन दी इनकम्प्लीट, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर पास नहीं किया उसने। बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऑर्डर पास नहीं किया तो उसके पास तो अधिकार ही नहीं है ना कि ऑर्डर पास नहीं करे वो। हाँ तो सर ये एक तो यही था पॉइंट कि उसने ऑर्डर ही पास नहीं किया। दूसरी आप दोनों को शू कर लें इसमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी। इट इज मैंडेटरी अपॉन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू डिस्पोज और टू डिसाइड योर फर्स्ट अपील विद इन 30 days और इन केस एनी थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्वड इन 45 days। इट इज मैंडेटरी माय डियर। तो सर ये कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल कंप्लेंट इसकी करूं मैं क्या? आरटीआई तो बदकिस्मती से आरटीआई एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए डिनाई कर दिया। अगर आपकी लड़ाई इतनी है कि आप इसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं तो आई शैल हेल्प यू आउट कि कोई भी आदमी पैसा देता है उसके बदले में उसकी सर्विस होनी चाहिए, नहीं मिलती तो आरटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने मेरी जो अपनी राय शुमारी है उसमें गलत वार किया कंज्यूमर फॉर्म से। वो एडिशनल आपको राइट होना ही चाहिए। ठीक है
फिलहाल जो लॉ की स्थिति है वो ये है कि आपको कंज्यूमर फोरम आरटीआई एप्लीकेशन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। हेलो, हाँ ताराचंद जी, हेलो सर हेलो। प्लीज हेलो कहिए। हेलो। सर मैंने एक आरटीआई डाला हुआ था रिलेटेड टू कंटिन्यूएशन सर्विस बियॉन्ड 3 इयर्स, मैंडेटरी 3 इयर्स, एंड सर्विस रिकॉर्ड मांगा हुआ था। तो मुझे डिनाई किया सेक्शन 8 एंड 9 में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दे नहीं सकते। तो उसका कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डर कॉपी कुछ? चेतन कोठारी वर्सेस सीपीआईओ सीआईसी का डिसीजन है एक। ओके। एमडी पनीकर वर्सेस सीपीआईओ डिसीजन 2। और राजस्थान में है मुस्किन अहमद वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ बागला सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर है संगीता गोरा बनाम भागुराम गोरा वर्सेस पीआईओ, राजस्थान के हैं। दो जजमेंट, उनमें से इत्तेफाक से 3 में तो जो है आर्गुमेंट ही मेरी की हुई है। तो उसमें ये डिसाइड किया हुआ है सीआईसी द्वारा भी कि पब्लिक सर्वेंट जब पब्लिक सर्विस में आता है तो वो पूरी पब्लिक की सर्विस में आता है, और पब्लिक को जानने का बिल्कुल अधिकार है कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो आया है या जो एलिजिबिलिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है कि यस आई एम कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, यानी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और फॉर द अपॉइंटमेंट, दे आर इन पब्लिक डोमेन। आपको वो डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ कि एक बहुत अपन, एक लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस माय डियर। एक आदमी ने सारे डॉक्यूमेंट फर्जी जनरेट कर लिए और वो इस डॉक्टर बता रहा है और वो पब्लिक सर्विस में आ गया, और अगर आप उसके डॉक्यूमेंट ले ही नहीं सकते तो वो तो साल दर साल जो है फ्रॉड करता जाएगा और गवर्नमेंट के करोड़ों रुपया कंज्यूम कर लेगा। तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करने का अधिकार अगर गवर्नमेंट को है तो आम पब्लिक को भी है। तो ये डिसाइड किया हुआ उस केस में कि इस वजह से आदमी को देखने का अधिकार है, आप उसको पुटअप करें नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर और आपको ये डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे। Nasir sir, I believe you want to हाँ discuss हेलो, something. आई वांट क्लैरिफिकेशन। हेलो सर सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? या हाँ, नासिर जी, we can hear you. हाँ ताराचंद जी, एडवोकेट ताराचंद जी ना? हेलो। प्लीज प्लीज हाँ जी, प्लीज हाँ प्लीज कंटिन्यू। आपका ये जो फर्स्ट अपील अगर अलाउ किया है तो इज राजस्थान एसआईसी admitting a second appeal? Yeah, they are doing, but I have 3 judgments of Rajasthan Information Commission itself. Ki when your first appeal was admitted, your second appeal will be not registered, or it will be not entertained. It was dismissed on the ground of that. हाँ लेकिन हाँ यही एक्चुअली महाराष्ट्र एसआईसी ने भी ये स्टैंड लिया जिसमें ऑलरेडी मैं नोटिस भेजा हूँ। अभी इसमें जो है नहीं इसमें क्या है वो आई डोंट नो व्हाई एसआईसी इज टेकिंग दिस स्टैंड। सवाल ये है कि पीआईओ हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ सेकंड अपील। तो अगर फर्स्ट अपील सेकंड अपील अगर एडमिट नहीं होता है इसका मतलब है ही विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन बिकॉज एज पर सुप्रीम कोर्ट 18 में वो इंफॉर्मेशन की ऑर्डर दे ही नहीं सकता है। सर राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने भी ये एक बार समस्या आई थी कि आपने फर्स्ट अपील तो एडमिट हो गई और सेकंड अपील दायर कर दी। सेकंड अपील इंफॉर्मेशन नहीं इसकी नहीं बात अलाउ, सी फर्स्ट अपील अलाउ हुआ है, देयर इज एन ऑर्डर फॉर इंफॉर्मेशन, अपन उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस चीज को बिल्कुल हेल्ड किया है कि अपने ऑर्डर को कंप्लाइंस कराना तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की ड्यूटी है। मैं अगर किसी को ऑर्डर देता हूं तो मेरा ऑर्डर मनवाना मेरी जिम्मेदारी है, और पीआईओ को तो अधिकार ही नहीं है कि वो सेकंड अपील करे। नहीं एक्चुअली सीआईसी का फुल बेंच का डिसीजन है कि पीआईओ हैज इक्वल राइट टू गो फॉर एन अपील। सो मैंने ये बात पे कंटेंट किया है कि अगर वो अगर नहीं जा रहा है सेकंड अपील पे, एंड इफ देन माय राइट फॉर अ सेकंड अपील इज ऑब्स्ट्रक्टेड, इसका मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला बिकॉज मेरे को सेक्शन 18 में जाना पड़ेगा। अपने कॉमन सेंस में बात, अपने कॉमन सेंस पे बात कर रहे हैं सर। नहीं कॉमन सेंस नहीं, PIO can go for a second appeal is a CIC का full bench judgment. There is nothing to stop him. आपके केस में नहीं गया? नहीं मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता, आई एम आल्सो एन एडवोकेट। हेलो,
मैं आपको आई एम एन एडवोकेट, मैं जो है एसआईसी ने क्या स्टैंड लिया है महाराष्ट्र के कि इफ योर फर्स्ट अपील इज अलाउड एंड इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन डिनाइड आफ्टर दैट, तो आप फर्स्ट सेकंड अपील भी नहीं आओ, आप सेक्शन 18 में आओ। मेरी ओपिनियन ये है सर, इस केस में जहां इस तरह की सिचुएशन रेज हो रही है, वहां मेरी ओपिनियन ये है कि सेक्शन 18 यहां जब आप एंटरटेन करेंगे तो उसकी प्रेयर में आप ये नहीं मांगेंगे कि मुझे इन्फॉर्मेशन दिलाई जाए। That's what I'm trying to say. जिंक्स इधर आ रहा है ना, उस पे कैच इधर ही आ रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा प्रेयर हूँ। ये होनी चाहिए कि इन्होंने अपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं माना तो इनको पेनलाइज किया जाए। हाँ, लेकिन सेक्शन 18 में आई कांट गेट द इंफॉर्मेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जो स्टैंड है ना, वो स्टैंड एम्बिग्यूस हो गया कि और पीआईओ जो है सेकंड अपील भी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, बिकॉज सीआईसी का फुल बेंच का जजमेंट है। बिकॉज अभी ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोगों का रिजेक्ट हुआ है महाराष्ट्र एसआईसी ने ऑन द ग्राउंड्स कि भाई आपका अलाउड है। मैं एक कंटेंशन मेरा ये है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि पीआई देयर इज नथिंग टू स्टॉप द पीआईओ टू फाइल अ सेकंड अपील, and if he is not giving the information as well as not filing a second appeal, और अगर मैं इधर फर्स्ट अपील सेकंड अपील नहीं फाइल कर रहा हूं तो मेरे को इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा। सो दैट एक्चुअली आई हैव चैलेंज, लेकिन मैं खाली राजस्थान का क्या ओपिनियन है एसआईसी का वो मैं जानना चाहता था। ऑब्वियसली आई चैलेंज दैट, आई एम गोइंग टू चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट आल्सो, दैट इज राजस्थान एसआईसी का because the Supreme Court judgment, I don't remember exactly, it says that 12 the section 18 and section 9(3) remedies are totally different, and nowhere it is keeping a bar on filing a second appeal when your first appeal is allowed. This is according to as per law। बाबा जिसका अलाउ हुआ है वो तो नहीं जाएगा, जिसका अलाउ नहीं हुआ है एग्रीव्ड पार्टी जाएगी। तो पीआईओ अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो उसको सेकंड अपील फाइल कर सकता है। ये बात का कंसिडरेशन एसआईसी नहीं किया है, वो बात से मैंने चैलेंज किया। तो वो हिसाब से मैं आपको पूछ रहा था कि अगर राजस्थान एसआईसी ने भी ये स्टैंड लिया सो इट्स अ लीगली टेनेबल स्टैंड नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं सर आपकी इस बात से। राजस्थान एसआईसी का तो स्टैंड इसमें यह है कि जहां फर्स्ट अपील आपकी अलाउ हो गई वहां सेकंड अपील तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी को ऑर्डर देते हैं कि अपने ऑर्डर की कंप्लाइंस आप कराएं। हाँ, देन ओके, अगर उसका कंप्लाइंस नहीं होता है, इन केस अगर सेकंड अपीलेट फर्स्ट अपीलेट कंप्लाइंस नहीं कर पा रहा है तो फिर इशू है कि सेकंड अपील के लिए हम लोग वेदर इट विल बी अलाउड और नॉट अलाउड, सो वो इशू ओपन रहता है फिर। बिल्कुल ओपन रहता है। दैट्स बेसिकली इट इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। एम्बिग्यूटी तो सर सब जगह है ही, इसीलिए तो हमें ये क्रिमिनल केसेस लॉन्च करने की नौबत आ रही है। हाँ, नहीं वो भी इजी नहीं है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में, राजस्थान, आपके बात से तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन इज मच बेटर देन व्हाट वी आर एक्चुअली। नहीं, हमने मनवाया है सर, हमने ऐसे बहुत बड़ी मुश्किलों से इस चीज को मनवाया और बहुत डिस्कशन के बाद ये स्टेट मशीनरी के साथ डिस्कशन के बाद ये सब चीजें आई। नहीं, वो कैसे पॉलिटिकल माहौल पे भी डिपेंड करता है। आई थिंक राजस्थान इज मच बेटर देन महाराष्ट्र आज की तारीख में, जिस आपके बात से तो लगता है। और एनीवे यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, आपने हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन अच्छा सिचुएशन लग रहा है आप लोगों का, हमारे से बहुत अच्छा है। नहीं, हमने 2010 से लॉन्च करना शुरू किया ना सर। अच्छा 2010 में पहली 2009 में एक्चुअली पहली एफआईआर जो आरटीआई के मैटर में लॉन्च की गई थी वो हरियाणा में हुई, राव धनवीर सिंह जी ने किया, और उसके 18 दिन बाद राजस्थान में लॉन्च करवाई। सेम पार्टी थी और फैक्चुअल मैट्रिक्स जो है वो केसेस की दोनों की बिल्कुल बराबर थी। जहाँ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ऑर्डर को पीआईओ ने माना ही नहीं था, ना कोई सेकंड अपील दायर हुई थी, तो हमने ये कहा कि आप पे मानना मैंडेटरी, और जब आपने माना ही नहीं और बाइंडिंग अपॉन है तो आप लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सकते, यू आर नॉट अबाउ द लॉ, तब एफआईआर लॉन्च हुई। ओके, संदीप कुमार जी, आपको कुछ कहना है? जी बोलिए। जी सर, मेरे साथ भी एक अभी इंसिडेंस हुआ है कि मेरी फर्स्ट अपील 6 जुलाई को लगी हुई थी, फर्स्ट अपील का डेट, और उसका लेटर मुझे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के तरफ से भेजा गया 21 जुलाई को, जो मेरे को 22 जुलाई को रिसीव हुआ, और जिसकी वजह से मैं रिपीट कब की डेट लगी थी? 6 जुलाई को, 6 जुलाई को, 6 जुलाई की। और लेटर कब डिस्पैच हुआ वहां से? लेटर जो डिस्पैच हुआ वो 21 जुलाई को, और जो कि 22 जुलाई को मुझे रजिस्टर्ड डाक से है ना?
हाँ, रजिस्टर्ड डाक से मैंने सब कुछ डिटेल निकाल के रखा है मैंने वो। ये आईपीसी में को आपने सेंड किया। ये आईपीसी में सेक्शन 420 के साथ 466 में आता है, टेम्परिंग ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी बैक डेटिंग करना, एंटी डेटिंग करना और उसके बाद उसको लेटर ऑन भेजना ताकि आपको जानबूझकर इंटेंशनली वो हानि पहुंचाए। ऐसा लॉ में परमिटेड नहीं है। जिस दिन लेटर तैयार हुआ या तो उस दिन डिस्पैच किया जाएगा या उसके अगले दिन, अगर इवनिंग में हुआ तो पोस्टल ऑफिस से भेजना तो नेक्स्ट डे जाएगा, और नेक्स्ट डे अगर गेस्टेड हॉलीडे है या संडे है तो मंडे को डिस्पैच होगा। इससे ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि आप वाले मामले में तो मेरे साथ निकलने के बाद हुआ है तो ये तो सीधा 420 का मैटर है जी। और अभी मेरे को फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी से या पीआईओ से जो भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के डिसीजन के बाद मिलता है, उसमें भी मैंने देखा है कि डेट ऑलरेडी पहले रहता है और वो रजिस्टर्ड किसी और डेट को 10 दिन या 12 दिन बाद होता है, ऐसा करके। सुदीप कुमार जी, मैं बता रहा हूँ, ये आईपीसी में इन दोनों सेक्शंस में आता है जी। तो इसमें सर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता, अगर कुछ एफआईआर लॉन्च वगैरह करने पे थोड़ा हेल्प मिल जाता तो आप लोगों की तरफ से। तो थोड़ा कहाँ से बोल रहे हैं? जी, बिहार से मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ड्राफ्ट करके नहीं दे सकता, मैंने आपको ओपिनियन दे दिया, रायशुमारी दे दी कि ये यहाँ ऑफेंस रेज होगा जी। आप साधारण कहीं भी जो आपके निकट में कोई भी वकील है या कोई भी साथी वहाँ अपना लिख सकते हैं तो आप उसे लिखवा लेंगे। उन्होंने आपको इसी तरह से बिल्कुल लॉ के बियॉन्ड जाकर आपको सदोष हानि पहुंचाने के लिए और एंटी डेटिंग करते हुए ये डॉक्यूमेंट इतनी तारीख को भेजा, जबकि ये डेट निकल चुकी थी, उसके बाद पोस्ट किया गया। तो इन्होंने हमारे साथ इस तरह से 420 की है, तो इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। और कॉन्क्रीट एविडेंस आपके हाथ में है, आपको क्या उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सर, इट्स द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग to 9, ऑलमोस्ट 4 minutes आर रिमेनिंग। सो कंक्लूसिव तौर पर आप एक आध क्वेश्चन जो लेना है वो ले लें प्लीज। अच्छा, मैंने कुछ सोनिका क्रांतिवीर की तरफ से कुछ मैसेज दिए हैं कि कैसे शोकॉस नोटिस दिया गया है, 154(1) में कैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है। तो इसमें पूरा अगर कोई भी देखना चाहे तो इसमें देख सकता है कि किस तरीके से लगाया गया है पूरा। इसमें पूरे जजमेंट लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी चीजें है इसमें। और किसी को अगर समझ में नहीं आए तो वो फोन करके पता भी कर सकता है कि अगर किस तरीके से क्या है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से हम किसी भी मामले में इन लोगों की, संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं कि इन सभी लोगों की हालत खराब कर सकते हैं, हम इंसाफ ले सकते हैं। बस जरूरत है हम सबको एकजुट होने की और सही ढंग से प्रेजेंटेशन करने की। इन मामले में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और तारा सिंह जी जैसे, तलेकर जी जैसे लोग हमारे साथ है तो हम लोग तो जीत हासिल कर सकते हैं। हमें रोना है ही नहीं। हम ये तो सोचते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार बहुत है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत है हमारे को एकजुटता और इस रास्ते का सही इस्तेमाल करने की। धन्यवाद। थैंक यू। यस सर, ब्लेसिंग वर्ड्स आप ही कह दें, कंक्लूजन पे हैं अब तो मीटिंग। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच नाजिर जी, तालेकर जी, जहांगीर जी। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार टुडे। और मैं ये रखता हूँ कि भाई सभी लोग को इसमें से बेनिफिट मिला होगा। और फ्यूचर में भी अगर सभी को ये इसके फॉलो अप वेबिनार रखना हो तो जरूर हमें संपर्क करें। और पेटिशन ग्रुप के ऊपर भी आपका जो सुझाव है डाल सकते हैं www.petitiongroup.com। तो हमें उसके ऊपर जरूर एक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तलेकर जी, नाजिर जी, शिव नारायण जी और सभी लोग जिसने पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट टू ऑल सर।
यस सर, थैंक यू सो मच जागीर जी।